शमसुल इस्लाम जी की पुस्तक गोलवरकर की हम या हमारी राष्ट्रीयता की परिभाषा एक आलोचनात्मक समीक्षा के पिछले एपिसोड में हम इसके परिचय को कंप्लीट कर चुके हैं, जिसके तहत हमने जाना कि गोलवरकर के ऊपर सावरकर के विचारों की गहरी छाप थी। यहां तक कि ठीक हिंदुत्व की तर्ज पर ही गोलवरकर ने अपनी पुस्तक वी और आर नेशन हु डिफाइंड को लिखा है। और यहां पर एक रोचक तथ्य जो उभर कर आता है वो ये कि दोनों ने ही ऐतिहासिक तथ्यों की भरपूर अनदेखी करी है। इनके लेखन को यदि ऐतिहासिक दृष्टि से आप देखें तो ये खरे नहीं उतरते। एज्यूम यानी कि अनुमान के तौर पर ही सब बातें लिखी गई हैं। मन की बात जो चालू होती है तो खत्म होने का नाम ही नहीं लेती। इन सभी चीजों के ऊपर हमने पिछले एपिसोड में चर्चा करी थी और आज से हम इसके अगले टॉपिक की तरफ बढ़ेंगे जो बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। आरएसएस की राष्ट्र की क्या परिभाषा है उसके ऊपर आज हम चर्चा करेंगे। तो चलिए मेरे साथ। जय भीम, मैं शालिनी और आप देख रहे हैं अंबेडकर नामा। राष्ट्र की परिभाषा तो ये कोई अनायास ही नहीं है कि मोहन भागवत ने हिंदुस्तान एक हिंदू राष्ट्र है और सभी भारतीय हिंदू हैं ये स्टेटमेंट दिया था। आप इस स्टेटमेंट को चेक कर सकते हैं गूगल पर सर्च के जरिए। एबीपी न्यूज ने 1 सितंबर 2023 को 3:59 पर दिन के इस आर्टिकल को अपलोड किया था। आप जाकर गूगल सर्च पर इस आर्टिकल को देख सकते हैं। तो अब हम जानते हैं राष्ट्र की परिभाषा आरएसएस के माध्यम से। गोलवरकर के लिए राष्ट्र 5 निर्विवादीय तत्वों देश, नस्ल, धर्म, संस्कृति और भाषा से बनता है। फुटनोट 19 वही पृष्ठ 77 अर्थात गोलवरकर की वी और आर नेशन हु डिफाइंड भारत पब्लिकेशन 1939 का हिंदी अनुवाद हम या हमारी राष्ट्रीयता की परिभाषा पेज 77 इसी पुस्तक का भाग 2। जब हम पढ़ेंगे भाग 2 के तहत इस पुस्तक को तब हम कंपेयर करते चलेंगे सावरकर और गोलवरकर के विचारधारा को भी। हालांकि सावरकर की ही तरह उन्होंने भी संस्कृति को धर्म के साथ जोड़ा है और इसे हिंदुत्व कहा। इस प्रकार राष्ट्र का निर्माण करने वाले मूलतः 4 तत्व थे। उनके अनुसार हिंदू एक महान तथा विशिष्ट राष्ट्र थे, क्योंकि पहले तो ये कि हिंदुओं की धरती हिंदुस्तान में रहने वाले केवल हिंदू यानी कि आर्य नस्ल के लोग थे, और दूसरा यह कि हिंदू एक ऐसी नस्ल थे, फुटनोट 20, जिसके पास, पहले फुटनोट पढ़ देती हूं, वही पृष्ठ संख्या 39 यानी कि हम या हमारी राष्ट्रीयता की परिभाषा इसी पुस्तक का भाग 2 उसका पेज 39। अब सुनिए जरा। एक ऐसे समाज की विरासत थी जिसके पास एक साझा रीति रिवाज, साझा भाषा, गौरव और विनाश की साझा स्मृतियां थी। संक्षेप में यह एक समान उद्भव स्रोत वाली आबादी थी जिसकी एक साझा संस्कृति थी। इस प्रकार की नस्ल राष्ट्र के लिए एक महत्वपूर्ण अवयव है। यहां तक कि अगर वे विदेशी मूल के भी थे तो भी वे निश्चित रूप से मातृ नस्ल में घुल मिल गए थे और अनन्य रूप में इसमें एकीकृत हो गए थे। उन्हें मूल राष्ट्रीय नस्ल के साथ न केवल इसके आर्थिक सामाजिक जीवन से अपितु इसके धर्म, संस्कृति तथा भाषा के साथ एक रूप हो जाना चाहिए। नहीं तो ऐसी विदेशी नस्लें कुछ निश्चित परिस्थितियों के तहत एक राजनीतिक उद्देश्य से एक साझा राज्य की सदस्य ही मानी जा सकती हैं, लेकिन वे कभी राष्ट्र का अभिन्न अंग नहीं बन सकती। यदि मातृ नस्ल अपने सदस्यों के विनाश या अपने अस्तित्व के सिद्धांतों को खो देने के कारण नष्ट हो जाती है तो स्वयं राष्ट्र भी नष्ट हो जाता है। हमें यह स्वयं सिद्ध सच्चाई को साबित करने की जरूरत नहीं है। वैसे भी इनका लेखन जो है वह ऐतिहासिक दृष्टि पे खरा उतरता ही नहीं है, तो कुछ साबित करने की जरूरत ही नहीं है। नस्ल राष्ट्र का शरीर है और इसके पतन के साथ ही राष्ट्र का अस्तित्व भी समाप्त हो जाता है। फुटनोट 21 वही पृष्ठ 55-56 मतलब गोलवरकर की वी आर नेशन हु डिफाइंड भारत पब्लिकेशन 1939 का हिंदी अनुवाद हम या हमारी राष्ट्रीयता की परिभाषा इसी पुस्तक का भाग 2।
इस प्रकार सावरकर की ही तरह गोलवरकर भी नस्ली शुद्धता को हिंदू राष्ट्र के निर्माण का आवश्यक साधक मानते थे। नस्लों के मिलन या अंतर संबंधों के लिए कोई जगह नहीं थी। तो ये बातें सावरकर और गोलवरकर की ठीक अंबेडकर के बातों के विपरीत हैं। डॉक्टर अंबेडकर ने अपनी पुस्तक एनाइलेशन ऑफ कास्ट यानी कि जाति का विनाश में स्पष्ट तौर पर इस बात को लिखा है कि अब रक्त की शुद्धता या नस्ल की शुद्धता जैसी कोई बात एग्जिस्ट नहीं करती है, और बहुत सारे तथ्यों के साथ उन्होंने इस बात को समझाया था। और वैसे भी यदि आप नोटिस करें, हमने पुस्तक पढ़ी थी कि जाति आखिर क्यों नहीं जाती, उसमें हमने बहुत सारी नई नई टर्मिनोलॉजीज को भी पढ़ा था, जिसमें क्रिश्चियन ब्राह्मण या मुस्लिम राजपूत जैसी टर्मिनोलॉजीज भी हमने पढ़ी थी। तो इससे पता चलता है कि ये लोग अपने समयानुसार अपने आप को ढालते रहे हैं। और वैसे भी बहुत सारे यदि आप सर्च करेंगे तो हिंदू राजाओं ने अपनी बेटियां जो हैं वो मुस्लिम शासकों को दी हैं, और आज भी यदि आप देखेंगे भाजपा के बहुत से नेतागण ऐसे हैं जिनके दामाद जो हैं वो मुस्लिम समाज से आते हैं। ये मैं नहीं कह रही हूं, बल्कि ये तथ्य बताते हैं। आप चाहे तो गूगल पर इन सब चीजों को सर्च कर सकते हैं। प्लीज डोंट फील ऑफेंडेड। तीसरा, हिंदू धर्म और संस्कृति ने हिंदू राष्ट्र को एक अद्वितीय पहचान दी। गोलवरकर के अनुसार हम वह हैं जो हमें हमारे महान धर्म ने बनाया है। हमारी नस्ली भावना हमारे धर्म की संतान है, और हमारे लिए संस्कृति और कुछ नहीं बल्कि हमारे सर्वव्यापी धर्म का उत्पाद है। इसके शरीर का अंग जिसे इससे अलग नहीं किया जा सकता, वे प्रत्येक इकाई जिसे हम राष्ट्र कहते हैं, एक राष्ट्रीय धर्म और एक संस्कृति को धारण करता है तथा उसे कायम रखता है, क्योंकि राष्ट्रीय विचार को संपूर्ण बनाने के लिए आवश्यक है। फुटनोट 22। वही पृष्ठ संख्या 57 और 58। तो मैं बार बार पुस्तक का नाम रिपीट नहीं करूंगी, भाग 2 में इसका हिंदी रूपांतरण मौजूद है। गोलवरकर के नुस्खे के अनुसार हिंदू राष्ट्र का अंतिम घटक संस्कृत भाषा है। यह राष्ट्र की संस्कृति, धर्म, इतिहास एवं परंपराओं को प्रतिबिंबित करती है। हिंदू राष्ट्र के संपूर्ण विचार में संस्कृत भाषा कितनी केंद्रीय है, इसे गोलवरकर के निम्न शब्दों से समझा जा सकता है। अब मैं बुक्कांश पढ़ रही हूं। हर नस्ल अपने देश में रहते हुए अपनी खुद की भाषा विकसित करती है, जिससे उसकी संस्कृति, उसके धर्म, इसके इतिहास और इसकी परंपराओं का प्रतिबिंबन होता है। इस पर कोई दूसरी भाषा थोपना खतरनाक है। एक नस्ली भावना की अभिव्यक्ति है, जीवन के राष्ट्रीय ताने बाने की अभिव्यक्ति। हर शब्द अभिव्यक्ति का हर भाव राष्ट्रीय जीवन को प्रदर्शित करता है। यह सब नस्ल के अस्तित्व के साथ इतना गुथा होता है कि ये दोनों बिना किसी विनाशकारी परिणाम के लिए अलग अलग नहीं किए जा सकते। एक राष्ट्र से उसकी भाषा छीन लो, उसका पूरा साहित्य उसके साथ छिन जाएगा, और इस प्रकार राष्ट्र के अस्तित्व का अंत हो जाएगा। फुटनोट 23। वही पृष्ठ संख्या 62। तो आप ये क्रोनोलॉजी समझ रहे हैं। अब हिंदू, हिंदी, हिंदुत्व, और वहां से चलकर हिंदू राष्ट्र। तो किन के कंधों पर चढ़कर ये हिंदू राष्ट्र आने वाला है, इस बात को समझे जाने की जरूरत है। बहरहाल गोलवरकर जानते थे कि भारत में अनेक भाषाएं हैं। उनके अनुसार हिंदू राष्ट्र का आखिरी घटक बुक्कांश है। भाषा कुछ कठिनाई पैदा करती हुई प्रतीत होती हैं, क्योंकि इस देश में हर प्रांत की अपनी एक भाषा है। ऐसा लगता है कि भाषाई एकता की कमी है, और यहाँ एक नहीं बल्कि भाषाई विभेदों से विभाजित एक नहीं अनेक राष्ट्र हैं। फुटनोट 24। वही पृष्ठ संख्या 81। इस वास्तविकता का सम्मान करने की जगह गोलवरकर निम्न शब्दों में संस्कृत की भूमिका के महामंडन को वरीयता देते हैं। मतलब यूनिटी इन डाइवर्सिटी का ये लोग सम्मान नहीं करते हैं। और वैसे भी आपने देखा होगा
जगह जगह इतिहास की पुस्तकों में और साहित्य में पढ़ा होगा कि जब स्वतंत्रता आंदोलन तेजी पकड़ रहा था तो उस समय हिंदी हमारी राष्ट्रभाषा है जैसे स्लोगन्स भी बहुत तेजी से जो है स्प्रेड किए जा रहे थे। तो उसके पीछे जो हिडन एजेंडा था वो यही था कि हिंदी हिंदुत्व से हिंदू राष्ट्र तक का सफर तय किया जाएगा। इस वास्तविकता का सम्मान करने की जगह गोलवरकर निम्न शब्दों में संस्कृत की भूमिका के महिमा मंडन को वरीयता देते हैं जो उनके पूर्वाग्रह से भरे तथा गैर अकादमिक रवैये को ही दर्शाता है। बहुत खूब लिखा है शमसुल इस्लाम जी ने, गैर अकादमिक रवैया। आपके संज्ञान में ये बात दोबारा ला दूं कि गोलवरकर ने जो है वो साइंस से बीए पास करी थी काशी हिंदू विश्वविद्यालय, जिसे अब हम बीएचयू के नाम से जानते हैं। एक विज्ञान की पढ़ाई करने वाला छात्र होने के नाते ये कितनी अवैज्ञानिक और अतार्किक बातें इन्होंने करी हैं। तो कितना भी ये लोग पढ़ लिख लेंगे, लकीर के फकीर ही रहेंगे। सावरकर के हिंदुत्व पढ़ते वक्त भी हमने यही सारी बातों का जिक्र किया था। सावरकर खुद भी बहुत पढ़े लिखे व्यक्ति थे, बावजूद उसके उन्होंने इतनी अनर्गल बातें लिखी हैं अपने मन के माध्यम से। मतलब अपना मन का जो बातें हैं उसी को जो है प्रस्तुत कर दिया जस का तस, बिना किसी ऐतिहासिक प्रमाणिक तथ्यों के। लेकिन वास्तव में ऐसा नहीं है। यहां केवल एक भाषा है संस्कृत, बाकी अनेक भाषाएं जिसकी उत्पाद मातृभाषा की पुत्रियां। देव भाषा संस्कृत हिमालय से दक्षिण के महासागर तक, पूरब से पश्चिम तक एक समान है और सभी आधुनिक सहभाषाएं इससे इतनी अधिक अंतर संबंधित हैं कि मोटे तौर पर वे एक ही हैं। फुटनोट 25 वही, अर्थात पृष्ठ संख्या 81 ही। भारत के भाषाई परिदृश्य के मूलभूत और आवश्यक तत्वों को पूरी तरह नकारते हुए गोलवरकर का निर्णय है। इस प्रकार अपनी वर्तमान स्थितियों में राष्ट्र की आधुनिक समझ लागू करते हुए जो अप्रशन्य निष्कर्ष हमारे सामने आता है वह यह है कि इस देश हिंदुस्तान में हिंदू नस्ल अपने हिंदू धर्म, हिंदू संस्कृति और हिंदू भाषा विद इन ब्रैकेट संस्कृत का स्वाभाविक परिवार और उसकी औलादें से राष्ट्रीय अवधारणा को परिपूर्ण करती है। फुटनोट 26 वही, पृष्ठ संख्या 81। ये रोचक है कि हिंदू राष्ट्र के घटकों में संस्कृत को शामिल करते हुए गोलवरकर इसे हिंदू भाषा घोषित करते हैं। इतिहासकारों ने पाया कि संस्कृत का प्रयोग बहुत कम लोगों, खास तौर पर ब्राह्मणों द्वारा ही किया जाता है और वे कभी भी जनसाधारण की भाषा नहीं रही है। फुटनोट 27, इस फुटनोट को जरा आप ध्यान से सुनिए क्योंकि एकदम लेटेस्ट सर्वे है जो शमसुल इस्लाम जी ने यहां पर प्रस्तुत किया है। फुटनोट 27 कहता है 2011 की भारत की जनगणना के अनुसार केवल 24,821 लोगों ने संस्कृत अपनी मातृभाषा के तौर पर लिखवाई, जबकि देश की आबादी उस समय 121 करोड़ थी। तो मुट्ठी भर लोग भी नहीं है ये जो संस्कृत की पैरवी करते हैं। गोलवरकर ये तथ्य छिपा रहे थे कि संस्कृत को हिंदू राष्ट्र का आवश्यक अवयव बनाकर वे इसे दलितों और अछूतों की पहुंच से बाहर कर केवल उच्च जाति के हिंदुओं के लिए आरक्षित कर रहे थे। 18वीं सदी के भारत में संस्कृत बोलने की हिम्मत करने वाले अवर्ण लोगों के हश्र के बारे में बताते हुए अंबेडकर ने लिखा है। अब डॉक्टर अंबेडकर की राइटिंग से है, मराठा शासन विद इन ब्रैकेट जिसे गोलवरकर और संघ पुनर्स्थापित करना चाहते हैं के अंतर्गत ब्राह्मणों के अलावा किसी के भी वेद मंत्रों के पाठ करने पर उनकी जीभ काट लिए जाने का प्रावधान था। और यह तथ्य है कि कई सुनारों की जीभ पेशवा के आदेश से काट दी गई क्योंकि उन्होंने कानून के खिलाफ वेदोच्चारण किया था। फुटनोट 28, डॉक्टर बाबा साहब अंबेडकर राइटिंग्स एंड स्पीचेस खंड 12 मनु एंड द शूद्रास, पृष्ठ 721, महाराष्ट्र सरकार 1993। तो ये सारी बातें जो हैं हमने सावरकर के हिंदुत्व पढ़ने के दौरान भी जस की तस ही पढ़ी थी। और चैप्टर 4 के अंतिम पैराग्राफ में सावरकर ने इस मलाल को भी लिखा था। वे इस बात को छुपा नहीं सके थे कि पेशवा जो है वो अंतिम शासक थे।
हिंदू वंशजों के। एक दलित नायक अंबेडकर ही नहीं थे जिन्होंने इस हकीकत का पर्दाफाश किया था। बंगाल के राष्ट्रवाद के अग्रणी नेता बिपिन चंद्र पाल ने भी इस तथ्य को स्वीकार किया था कि हिंदू नियमों के तहत कोई गैर ब्राह्मण वेदों को पढ़ना और व्याख्यात करना तो छोड़िए, उसके पवित्र शब्दों का उच्चारण भी नहीं कर सकता था। उनके अनुसार कोई अब्राह्मण ब्राह्मणों से सामाजिक बराबरी करने के बारे में सोच भी नहीं सकता था। फुटनोट 29। बिपिन चंद्र पाल, बिगनिंग ऑफ फ्रीडम मूवमेंट इन इंडिया, पेज 122 से 124, युग यात्री, कोलकाता, 1959। तो यहां पर एक बात गौरतलब है, ब्राह्मण और अब्राह्मण करके पूरे देश को कैटेगराइज कर दिया है कि ब्राह्मण एक तरफ हैं और बाकी सारे अब्राह्मण में आते हैं, और वे सभी ब्राह्मणों से निम्नतर हैं, और उनमें से किसी को भी ये इजाजत नहीं थी कि वे संस्कृत को पढ़ सकें। इस बात को आप लोग जरा नोट डाउन कीजिए। गोलवरकर का यह दावा भी तथ्यों पर आधारित नहीं है कि संस्कृत सभी भारतीय भाषाओं की जननी है। भारत में तमिल तथा मलयालम जैसी भाषाएं हैं जो संस्कृत से पुरानी हैं और जिनके पास महान साहित्यिक विरासत है। इसके अलावा सैकड़ों द्रविड़ आदिवासी भाषाएं और बोलियां हैं जो संस्कृत से कहीं ज्यादा पुरानी हैं। वस्तुतः संस्कृत को हिंदू राष्ट्रवाद के 5 आवश्यक संघटकों में से एक घोषित करके वे संस्कृत भाषा न बोलने वाले भारत के एक बड़े क्षेत्र और हिंदुओं की एक बड़ी आबादी को भारतीय राष्ट्र से बाहर रख रहे थे। दरअसल गोलवरकर के नेतृत्व में संघ ने जल्द ही महसूस किया कि संस्कृत का मिथक लोगों के गले नहीं उतर रहा और उन्हें हिंदू राष्ट्र के संघटक अवयव के रूप में हिंदी पर आना पड़ा, जिसे आगे चलकर नए सवाल खड़े किए। तो यहां पर ये टॉपिक समाप्त होता है, लेकिन ये बहुत सारे सवालों को भी जन्म देता है। एक बार फिर जो है संस्कृत का महिमा मंडन चालू हो गया है। आईआईटी में भी संस्कृत पढ़ाना शुरू कर दिया गया है। बहुत सारी चीजें इस तरह की, यदि आप अपने आप को कनेक्ट करें आज के माहौल से, तो आपको पता चल जाएगा कि हिंदू राष्ट्र की परिभाषा क्या है और हिंदू राष्ट्र का होना क्यों खतरे की घंटी है इस देश के विनाश के लिए। इसी के साथ मैं आपको इन सवालों के साथ छोड़े जाती हूं और अगले एपिसोड में आपसे फिर भेंट होगी। तब तक इन वीडियोस को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करना ना भूलें। अब मुझे आज्ञा दीजिए। धन्यवाद। जय भीम।